दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। हम आज एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में समझेंगे। इस सेशन में मैंने प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में समझाया है और आगे का हम दूसरे सेशन में समझेंगे, ठीक है। तो हम एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट after the 28th week of pregnancy but before the birth of baby। ठीक है, देखिए इसमें ब्लीडिंग जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इंडिया में वायबल पीरियड कितना है? 28th वीक, मतलब कि वायबल पीरियड के बाद में जो ब्लीडिंग होती है और बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। मतलब बर्थ बेबी का जब बेबी डिलीवर होता है तब जो ब्लीडिंग होती है वो तो पोस्टपार्टम हेमरेज में आ जाएगी ना। इसके अंदर एंटीपार्टम हेमरेज मतलब कि बर्थ के पहले जो ब्लीडिंग होती है वो, बट कब तक? 28th वीक के बाद वाला है, ठीक है। तो 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 28th वीक और आफ्टर 28th वीक और बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। इंडिया में वायबिलिटी पीरियड कितना है? आफ्टर 28th वीक, ठीक है। तो इसमें भी एंटीपार्टम हेमरेज हम कब से समझेंगे? 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में जो होता है ब्लीडिंग, उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। तो कोजिस क्या है इसका? तो प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रुफ्शो प्लेसेंटा है, वासा प्रीविया है, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा है और अदर कोजिस, ठीक है। तो इस सेशन में हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में समझेंगे। तो डेफिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया की, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और completely over the lower uterine segment and over the adjacent to the internulus is called placenta previa। हम प्लेसेंटा प्रीविया कब कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्रीविया शब्द को समझो। प्रीविया मतलब क्या कि पहले जो आता है उसको प्रीविया बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब बेबी का बर्थ हो रहा है ना, तब तो नॉर्मली क्या आना चाहिए? हेड पहले आना चाहिए, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या आता है? प्लेसेंटा पहले आता है, इसलिए इसका नाम प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, ठीक है। तो प्लेसेंटा नॉर्मली कब कहाँ पे इम्प्लांट होता है? तो अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट होता है। पर यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हुआ? तो अपर साइड, ये देखो, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड ओवर द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। अरे यार, लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा यूएस इज डन इन 3rd ट्राइमेस्टर। हम कब करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा? अगर महिला कोई आती है आपके पास 2nd ट्राइमेस्टर में और उसका प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट पे है, तो आप उसको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो 3rd, तब हम लो लाइंग शब्द यूज करेंगे। क्या शब्द यूज करेंगे? लो लाइंग। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा है ना, 3rd ट्राइमेस्टर के बाद ही प्लेसेंटा प्रीविया कहलाते हैं। उसके पहले तो वो अपना लोकेशन चेंज कर सकता है, इसीलिए अपर सेगमेंट में जा सकता है, ठीक है। तो हमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें महिला को टेंशन करवा देनी है इस बारे में। तो इसका इंसिडेंस क्या है? 1 in 300 प्रेगनेंसी। जब 300 प्रेगनेंसी होती है उसमें प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस कितने होते हैं? 1, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है? मैटरनल एज, मैटरनल एज इंक्रीज जितनी होगी उतने उसका प्लेसेंटा प्रीविया होने का रिस्क बढ़ जाएगा। मैटरनल ग्रेविडा, जितना मैटरनल ग्रेविडा ज़्यादा होगा उतनी प्लेसेंटा प्रीविया की ज़्यादा होगा, ठीक है। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है इसका, जितना स्मोकिंग करती वुमन होगी तो उसको रिस्क बढ़ जाएगा। ट्विन प्रेगनेंसी है। अब ट्विन प्रेगनेंसी में कैसे? 2 बच्चे हैं तो यूट्रस में 2 बच्चे के लिए प्लेसेंटा, 2 बच्चे ने स्पेस है वो रोक ली है, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? प्लेसेंटा नीचे आकर स्थापित हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो पहले की हिस्ट्री है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया मतलब मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। फिर प्लेसेंटल साइज, बिग प्लेसेंटल साइज होगी तो क्या होगा? वो अपर सेगमेंट में तो लो साइज वाला रहेगा
और उसके लिए क्या फिट हो जाएगा लोअर सेगमेंट में, अगर बिग साइज है ना प्लेसेंटा की तो। फिर एंडोमेट्रियल डिफेक्टिव, अगर एंडोमेट्रियम में ही डिफेक्टिव है तो फिर क्या होगा, प्लेसेंटा नीचे साइड पे आ जाएगा, ठीक है, वो लोकलाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्लेसेंटा नीचे धंस जाएगा। फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन है, हम सिजेरियन सेक्शन कॉमनली कहाँ पे करते हैं, लोअर सेगमेंट में करते हैं, तो लोअर सेगमेंट में सिजेरियन सेक्शन है तो उसका एडहेशन होगा, इसलिए वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में प्लेसेंटा प्रीविया के कितने टाइप्स हैं, टोटल 4 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 है। तो टाइप 1 क्या है, देखिए प्लेसेंटा जब लोअर साइड पे होता है पर कंप्लीटली मार्जिन पर नहीं होता है, सिर्फ लोअर साइड पे होता है, ठीक है, तो उसको टाइप 1 कहते हैं। उसको लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं क्योंकि ये लेटरल साइड पे है, देखिए लेटरल साइड पे है। और प्लेसेंटा अगर जो मार्जिनल साइड पे है पर इंटरनल ओस को उसने टच नहीं किया है, सिर्फ मार्जिनल साइड पे है, तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं और टाइप 2 भी कहते हैं। टाइप 3 में क्या है कि इंटरनल ओस को हाफ कवर किया है, ठीक है, जब इंटरनल ओस हम ओपन करेंगे ना तो प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होगा, ओपन हो जाएगी इसमें इंटरनल ओस, तो उसको टाइप 3 कहते हैं और इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, तो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा क्या करता है, पूरा के पूरा कवर कर देता है, जो इंटरनल ओस है उसको पूरा के पूरा प्लेसेंटा कवर कर देता है, तो उसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं और सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो माइनर डिग्रीज और मेजर डिग्रीज, 2 डिग्रीज है। तो माइनर डिग्रीज में हम किसको माइनर डिग्रीज कहेंगे, टाइप 1 एंटेरियर और पोस्टीरियर। ये देखिए प्लेसेंटा इस साइड में तो एंटेरियर और पोस्टीरियर भी हो सकता है, लेटरल साइड पे है तो ऐसे एंटेरियर और पोस्टीरियर हो सकता है, तो एंटेरियर और पोस्टीरियर टाइप 1, टाइप 2 ओनली एंटेरियर, ठीक है, ये माइनर डिग्रीज में है। और मेजर डिग्रीज में टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 2 मोस्ट पोस्टीरियर है, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया है। कैसे मोस्ट डेंजरस है, तो टाइप 2 के अंदर क्या है कि मार्जिनल साइड में है, ठीक है, ये देखो मार्जिनल साइड में है, यूट्रस के मार्जिनल साइड में, पोस्टीरियर साइड में है, तो यूएसजी में हमें पता नहीं चलता है, पोस्टीरियर साइड होने की वजह यूएसजी में हमें पता नहीं चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया पोस्टीरियर साइड में है और लोअर सेगमेंट में। तब क्या होता है, तो हम वजाइनल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है पोस्टीरियर साइड और वो भी लोअर सेगमेंट में, तो फिर वहाँ पे पोस्टीरियर साइड में देखो कोकिक्स ने जगह रोक ली है और ऊपर से प्लेसेंटा आ गया, तो जो स्पेस है वो एकदम कम हो गई है, तो जब डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे तो बेबी का हेड भी नीचे आएगा, तो जब हेड नीचे आएगा तो वो प्लेसेंटा को दबाने की कोशिश करेगा, और जब हेड दबाएगा प्लेसेंटा को तब अम्बाइलिकल कॉर्ड भी प्रेस होगी, और प्रेस होगी तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, इसीलिए मोस्ट डेंजरस साइन, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया हम कहते हैं, ठीक है इसको, क्योंकि इसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस होता है, हमें पता नहीं चलता है, तो हम वजाइनल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, तो ये मोस्ट डेंजरस कहते हैं। अब टाइप 3 और टाइप 4, अब देखिए हम वजाइनल डिलीवरी कराने की कोशिश किस प्लेसेंटा प्रीविया में कर सकते हैं, तो माइनर डिग्रीज में हम प्लेसेंटा प्रीविया हो तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वजाइनल डिलीवरी करा जाए, और मेजर डिग्री में है तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, 0 रिस्क, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी है, डायरेक्टली हमें CS कर देना है, ठीक है। और माइनर डिग्रीज के हम वजाइनल डिलीवरी कराने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसमें भी हो सके तो CS करवा ही देना चाहिए, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो, ब्लीडिंग इन 3rd ट्राइमेस्टर, हमने अभी देखा कि प्लेसेंटा प्रीविया किस ट्राइमेस्टर में होता है, 3rd ट्राइमेस्टर में, आफ्टर 28 वीक्स और 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मतलब प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में होता है तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो ब्लीडिंग इन 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है। પછી ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैसी होगी, ब्राइट रेड कलर होगी, एकदम रेड कलर,
होगी ब्लीडिंग, ठीक है। नो पेन इन एब्डोमिनल, कोई भी पेन नहीं होगा, ऐसे ही वूमन बैठी होगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई होगी, नीचे देखोगे तो ब्लीडिंग की ब्लीडिंग होगी, ऐसा होगा इसमें। कोजलेस ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। अगर हम सोचें कि एब्रूशो प्लेसेंटा है, कुछ लगी थी इंजरी और ब्लीडिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं इसमें। वुमन ऐसे ही बैठी होगी और ब्लीडिंग से नीचे भर गया होगा। अगर वुमन सोती होगी रात को फिर भी ब्लीडिंग नीचे होगा, ऐसी कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। कोजलेस ब्लीडिंग और पेनलेस ब्लीडिंग होती है और ब्राइट रेड कलर की होती है। फिर रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, इसमें ऐसा नहीं कि एक बार ब्लीडिंग हुई तो फिर ठीक हो जाएगा, रिकरेंट होती है, मतलब एक बार ब्लीडिंग हुई तो मतलब है ही, फिक्स ही है कि दूसरी बार ब्लीडिंग हो गई। इनिशियली लेस इन अमाउंट, इनिशियली थोड़ा ब्लीडिंग आएगा, इसको वार्निंग साइन ऑफ हेमरेज कहते हैं। थोड़ा ब्लीडिंग आएगा तो हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। लेटर ऑन एक्सेसिव ब्लीडिंग, बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आएगा, तो इसीलिए इसको डेंजरस साइंस ऑफ हेमरेज कहते हैं। जब इनिशियली थोड़ा ब्लीडिंग आता है ना उसको। जनरल एग्जामिनेशन, तो हमें अगर वुमन कोई आती है प्लेसेंटा प्रीविया का केस लेकर, उसको ब्लीडिंग है, वो कहेगी कि अचानक से ऐसे ही बैठी थी और ब्लीडिंग आना शुरू हो गया, तो फिर हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हमें एग्जामिनेशन, तो पहले वाइटल साइंस देखेंगे। अगर वाइटल साइंस स्टेबल है तो मतलब कि लेस ब्लीडिंग है, और अगर वाइटल साइंस अनस्टेबल है तो ज़्यादा ब्लीडिंग है, मोर ब्लीडिंग है, तो फिर दूसरा एग्जामिनेशन क्या, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। यूट्रस कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, नॉन टेंडर होगा, रिलैक्स होगा, और फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट एंड रेगुलर होंगे, ठीक है। फीटल पार्ट्स आर पाल्पेबल, फीटल्स के पार्ट्स पाल्पेबल हो गए। हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू प्रेगनेंसी, हाइट यूट्रस की हाइट कितनी होगी, जितनी प्रेगनेंसी के मंथ हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट होगी। और सॉफ्ट यूट्रस होगा और नॉन टेंडर, टेंडर नहीं होगा, और रिलैक्स होगा, और फीटल के हार्ट साउंड भी कम्प्लीटली सुनाई देंगे, ऑस्कल्टेट हो गए, और पाल्पेबल भी उसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, पर वजाइनल और पर स्पेक्युलम आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में हमें कभी भी पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है और पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन नहीं करना है, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, ऑलरेडी इंटरनल ओस पे प्लेसेंटा है ही, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब क्या, इंटरनल ओस पे है ही प्लेसेंटा, और अगर हम अपने फिंगर डालेंगे उसमें तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और प्लेसेंटा अगर एब्रूशो हो गया तो, इसलिए हमें कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में पर वेजाइनल करना है, पर वेजाइनल कभी भी नहीं करना है। हमें अगर ब्लीडिंग लेकर आती है वुमन, थर्ड टाइमेस्टर है, तो हमें कोशिश करनी ही नहीं है पर वेजाइनल करने की, ठीक है। पीवी करना ही नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो पोस्टपार्टम हेमरेज, माल प्रेजेंटेशन होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इसमें फिर माल प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि प्लेसेंटा आगे है तो फिर उसके लाई स्टेबल नहीं होगी, ट्रांसवर्स लाई होगी, ठीक है। जो बच्चे का हेड आगे होना चाहिए, अब प्लेसेंटा ने जो जगह थी वो ले ली है, स्पेस है ही नहीं हेड के लिए, तो फिर क्या होगा, ट्रांसवर्स, हेड ट्रांसवर्स होगा, तो ट्रांसवर्स लाई हो जाएगी। डायग्नोसिस क्या, तो यूएसजी से करवा सकते हैं हम, इनिशियली यूएसजी, ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करवा सकते हैं, और टीवीएस बराबर, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या, तो इमीडिएट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अगर वुमन इमीडिएटली कहती है कि इसको ऐसे ही बैठी थी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कोई भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रूशो प्लेसेंटा है फिर भी यही मैनेजमेंट होगा। हम अगर ब्लीडिंग लेकर वुमन आती है तो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे, वही मैनेजमेंट हमें इसमें करना है। तो चेक वाइटल्स ऑफ पेशेंट, पहले तो हमें पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं, फिर फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करने हैं, फिर फीटल ब्लड लॉस असेस करना है, उसको पूछना है उसके रिलेटिव्स को कितना ब्लड लॉस हुआ है, फिर हमें उसके कपड़े देखने कितना ब्लड लॉस हुआ है वो देखना है, वाइटल साइंस देखने हैं, फीटल को ऑस्कल्टेट करना है, फिर हम क्या करेंगे, इमीडिएटली 2 IV बोर कैन्यूला लगाएंगे, ठीक है, और ब्लड टाइपिंग देखेंगे, फिर मैनेज ब्लड का मैनेज करवाएंगे, और O2 मास्क लगाएंगे, O2 सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब उसका एक्टिव मैनेजमेंट तो कर लिया, अब डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो उसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट है और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है। तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या है,
तो ये पेशेंट वाइटल्स आर अनस्टेबल, पेशेंट आता है उसका वाइटल अनस्टेबल है, ठीक है, पेशेंट इन शॉक, पेशेंट शॉक में है, तो एक्टिव ब्लीडिंग है और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग है, पेशेंट के वाइटल्स नहीं आ रहे हैं, अनस्टेबल है, तो फिर देर इज़ फीटल डिस्ट्रेस है, तो हमें इमीडिएटली CS करवा देना है। USC देर इज़ माल फॉर्म बेबी और देर विथिन इज़ इनकम्प्लीट टू लाइफ। देखिए पहले तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट्स वाइटल्स अनस्टेबल आ रहे हैं, पेशेंट शॉक में है, एक्टिव ब्लीडिंग है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, और जेस्टेशनल एग मोर देन 37 वीक्स है, तब तो हमें CS करवा ही देना है इमीडिएटली, ठीक है। अगर जो टाइप 1 और टाइप 1 और 2 एंटीरियर है तो फिर हमें वजाइनल डिलीवरी करवाने की कोशिश करनी है, अदरवाइज हमें CSC करवा देना है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में पेशेंट्स की वाइटल स्टेबल है, नो एक्टिव ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग अभी नहीं आ रही है, फिर इफ जेस्टेशनल एज लेस देन 37 वीक्स है, फीटल हार्ट साउंड कंप्लीटली सुनाई दे रहे हैं, नो कंजाइनिटल मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन कंजाइनिटल मालफॉर्मेशन नहीं है, हाँ नॉर्मल मालफॉर्मेशन होगा तो चलेगा, जैसे कि उसकी कोई नॉर्मल मालफॉर्मेशन है, ठीक है, तो फिर चलेगा ऐसा, बाकी तो हमें करवा देनी है डिलीवरी तुरंत ही। पर अगर उसके लेस देन 37 वीक्स प्रेगनेंसी हुई है, जेस्टेशनल एज उतनी लेस देन 37 है, फिर एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे। स्टेप्स ऑफ एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में ऐसे ही रख देना है वुमन को हमें ऐसे करना है, कहना है कि देखिए इसमें क्या होता है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, मतलब एक बार ब्लीडिंग हुआ है तो दूसरी बार ब्लीडिंग होगा ही, तो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में रिस्क नहीं ले सकते। हम उसके 30 से लेस देन 37 वीक्स है तो हम बीटामेथाजोन के डोज के लिए हम मतलब बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्लीमेंट के लिए हम रखेंगे, उसके लंग्स को मैच्योर होने के लिए मदर को मतलब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, लेकिन हमें उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, तभी मतलब कि उसको हॉस्पिटल में ही रखना है, जब तक उसके 37 वीक्स नहीं हो जाते तब तक हमें हॉस्पिटल में ही रखना है। तो हमें हॉस्पिटलाइज करना है, बेड रेस्ट करवाना है, फुल बेड रेस्ट करना है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देने हैं मदर को, बीटामेथाजोन जो देते हैं ना वो बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के लिए, ताकि वो आफ्टर 37 वीक्स के बाद जन्मे तो उसको रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। पेशेंट इस RH पॉजिटिव होगी तो उसको क्या NTD देना है, ब्लड अरेंज करवाना है, डेली चेक वाइटल्स, डेली वाइटल्स चेक करने हैं, फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करने हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कैरीड अप टिल 37 वीक्स, अगर 37 वीक्स तक ही हमें एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को कैरी करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिलीवरी करवा देनी है। इफ़ एनी ब्लीडिंग और फीटल डिस्ट्रेस ऑब्जर्व बिटवीन दैन इमीडिएटली टर्मिनेट प्रेगनेंसी, अगर उसके हम 37 वीक्स तक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बच्चा मैच्योर हो जाए, उसके लंग्स मैच्योर हो जाए। अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डिलीवरी करवा देनी है, अगर फीटल डिस्ट्रेस होगा तो उसका कोई मीनिंग है नहीं है ना, इसीलिए। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।